आज फर्स्ट डे है। आज हम लोग देखेंगे साइंस की डिफिनीशन के बारे में, साइंस की डिफिनीशन। और हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 के लिए। व्हाट इज द साइंस? सबसे शॉर्ट और सिंपल डिफिनीशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। द स्टडी ऑफ एंड द नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड लॉज। हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि हमारी आंखों से दिखाई देने वाला जितना भी ये फिजिकल वर्ल्ड है, और उसके जो नियम है, उसकी उसके नॉलेज और उसके स्टडी को ही हम साइंस करते हैं। साइंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स या थ्री ब्रांचेस ऑफ साइंस: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। व्हाट इज द फिजिक्स? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, etc इज नोन एज फिजिक्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस की वो साइंटिफिक स्टडी, चाहे वो साउंड के बारे में हो, लाइट के बारे में हो, हीट के बारे में हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर, और भी बहुत सारी फिजिकल जो है हमारे नेचुरल फोर्सेस होते हैं, उनकी स्टडी जिस भी ब्रांच ऑफ साइंस के इंटरनल में हम करते हैं, दैट इज नोन एज फिजिक्स। केमिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। बट मॉडर्न फिजिक्स के फादर जो हैं गैलीलियो गैलीली एंड अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। तो ध्यान रखना, मॉडर्न फिजिक्स के फादर गैलीलियो गैलीली एंड आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, दोनों को माना जाता है। और सिर्फ फिजिक्स की अगर हम बात करें, ओनली फिजिक्स की, तो सर आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस एंड व्हाट हैपेंस टू देम इन द डिफरेंट कंडीशन व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर। कह रहा है कि वो साइंटिफिक स्टडी किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, या जब वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप किए जाते हैं तो आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोड्यूसेस होते हैं, उनके बारे में अगर जो स्टडी हम करते हैं, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। कोई दो अलग, ये सिंपल और शॉर्टेस्ट मैं डिफिनेशन दे रहा हूं। बहुत सारे डिफिनेशंस के बनाए जा सकते हैं, इसमें ये सबसे सिंपल डिफिनेशन है। बात करते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि बायोलॉजी जो है लाइफ की स्टडी के बारे में है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन सेल टू क्रिएचर टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल। कह रहा है कि वन सेल क्रिएचर से लेकर के मल्टी कॉम्प्लेक्स सेल क्रिएचर तक जो भी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जाती है, वो सारे के सारे स्टडी इन थ्रू द बायोलॉजी हम करते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि केमिकल चेंजेस के बारे में, दैट चेंजेस इन विच द न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूसेस, दैट इज नोन एज केमिकल चेंजेस। अगर कभी भी कोई भी केमिकल चेंजेस ऑकर होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन प्लेस करेगा, क्योंकि बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है। तो अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीजें प्रोड्यूसेस होती हैं, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, तो स्टेट चेंज होता है, चेंजिंग कलर भी चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी बाहर निकल सकती है, चेंजिंग टेम्परेचर भी चेंज होता है। एग्जांपल के तौर पर कार्बन अगर हम लेते हैं तो कार्बन को हम क्या कर लेंगे, बर्न करते हैं। अगर हम कार्बन बर्न करते हैं, कार्बन कोई भी हो सकता है, कागज की बात कर लें तो कागज को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, न्यू सब्सटेंस राख बनती है, चेंज इन स्टेज, उसका स्टेज भी चेंज हो गया, सॉलिड टू सॉलिड ही रहा, स्टेट चेंज नहीं हम कर सकते, लेकिन चेंज इन कलर में चेंज आया, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी ब्लैक कलर का स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। तो ये चेंजेस होते हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शन। बस आज के लिए ध्यान दो। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है? ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यह दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके एटम्स के साथ लिख करके, और नहीं तो हम इसे वर्ड में लिखते हैं। जैसे यहां हमने वर्ड में इसका केमिकल इक्वेशन दिया है,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम एक साथ कंबाइन किए हैं तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो यह रिएक्शन में पार्ट ले रहा है हम इसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्म हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटरनली डिफरेंट फ्रॉम दोज द रिएक्टेंट। कह रहा है कि जो नया सब्सटेंस बनता है, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट से डिफर होता है। एक सिंपल सा हम सोशल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं ना, तो दूध से दही का जो केमिकल और इंटरनली डिफरेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज सारी चीजें उससे डिफर होती हैं। दूध हमें हल्का मीठा लगता है लेकिन दही खट्टा लगता है। दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, दही सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये एक सोशल एग्जांपल के तौर पर हम इसे यहाँ हमने बताया। हमने क्या किया कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया। आप जब लैब में जाएंगे तो आपको मैग्नीशियम रिबन के साथ एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। और हमने जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हीट किया, हीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की हेल्प लेनी होती है। हम जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हीट किए हैं, हीट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनता है, वो व्हाइट कलर का एक पाउडर बन जाता है। Mg एंड OR रिएक्टेंट, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक व्हाइट कलर पाउडर के रूप में होता है जो प्रोडक्ट यहाँ कहलाता है। अब यहाँ एक पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछ सकता है, या वाइवा में खासकर जब हम लैब में जाते हैं तो लैब के लिए जब वाइवा दिया जाता है तो उसमें एक बात पूछी जाती है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है? रीजन यह है कि मैग्नीशियम अगर बहुत ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन या किसी भी वाटर टर्मिनोलॉजी के कांटेक्ट में रहता है तो उस पर क्या लग जाता है, रस्ट हो जाता है, उस पर रस्टिंग लग जाती है। तो उस रस्टिंग को हम क्या करते हैं, कोरोज्ड हो जाता है, तो उसे हम सैंड पेपर से उसको रगड़ देते हैं ताकि वो लेयर हट जाए, वो प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाए और मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छे से बन सके। केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। हमें जानकारी में नहीं था, और था भी तो हमें यह पता नहीं था कि यहाँ केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सावरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को लगभग 24 घंटे से ज्यादा अगर हम छोड़ दें तो वो दूध खट्टे हो जाते हैं ऑटोमेटिक, उसे दूध का फटना कहते हैं। तो वो सावरिंग ऑफ मिल्क केमिकल रिएक्शन है। फिर हम उसे रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं, न्यू प्रोडक्ट बनता है वो ना, एज लाइक पनीर, जैसे हम मान लें कि दूध से पनीर हमने बनाया। सेकेंड, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, दाल वगैरह का अगर वो पक जाते हैं तो फिर रिवर्स प्रोसेस में नहीं आ सकते, तो ये भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, ये भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। रेसिपिरेशन, ऑक्सीजन जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग करने के लिए हम करते क्या है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, तो वो भी क्या है, रेसिपिरेशन इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, किसी भी फ्यूल्स का बर्न होना। रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, यह भी क्या है, फल जो छोटे होते हैं मतलब कच्चे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमें खट्टे लगते हैं, लेकिन जब पक जाते हैं तो वो मीठे होते हैं ना, फिर वो वापस रिवर्स प्रोसेस में आ सकते हैं, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो दैट इज केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट हैज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें एक केमिकल चेंज हो चुका है, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन के टर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस और अनबैलेंस्ड करना क्यों जरूरी है, ये अनबैलेंस्ड होता है तो इसे बैलेंस्ड करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन has unequal number of atoms, one or more element in the reactant or product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक या एक से ज्यादा क्या रख सकते हैं, वो एटम्स रखते हैं।
एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ एक हम एज एग्जाम्पल लिए हैं H2O2 और रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो ये रिएक्टेंट रिएक्शन किया है तो H2O बनाया। हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का अगर कोई एटम नहीं होता है तो वहां 1 हम मानते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एटम के इक्वल है? नहीं। तो इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एज लाइक अगर हम सोशल एग्जांपल की बात करें तो हम अगर 2 लीटर दूध लिए हैं तो हमें 2 लीटर ही दही मिलना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस हिसाब से जब केमिकल चेंज होते हैं तो भी उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हम अगर सोशल एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं तो जैसे पनीर बनता है, दूध से पनीर बनता है ना, तो लोग कहते हैं कि हम 10 लीटर दूध लिए हैं और उससे पनीर लगभग 3 किलो 4 किलो या 5 किलो ही बना है, बाकी कहाँ गया? तो ध्यान से उसमें ध्यान से दिया जाए कि पनीर निकालने के बाद पानी भी तो उसका बचता है। तो वो जो पानी है वो क्या है उसका? वो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो 10 लीटर के इक्वल हो जाएगा। तो मास कैन बी नाइदर नॉर बी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मास डिस्ट्रॉय न क्रिएट हो सकता है और न ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यहां हम क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। अब बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहां है। अब हम इसे बैलेंस करना देखते हैं कि हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे। इसके 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस ये लॉन्ग प्रोसेस के टर्मिनोलॉजी में है, या लॉन्ग प्रोसेस से जो किताबों में वर्णित है यह दिया हुआ है, और एक शॉर्ट टर्म में होता है जब हमें ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर हम इसे शॉर्ट में भी, या अभी यही हम बता रहे हैं कि इसे शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, और ये हमें रिप्रेजेंटेटिवली अगर दिखाना होगा अगर हमें थ्योरी लिखनी है तब। ध्यान देते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है किसमें? रिएक्टेंट में, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। रिप्रोडक्ट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं? ऑक्सीजन के 1। ऑक्सीजन के यहाँ नंबर ऑफ एटम जो है 1 है और हाइड्रोजन के 2 हैं। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन अनबैलेंस कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कितने एटम और हम अगर रख दें तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो 2 एटम अगर और यहाँ हम ऑक्सीजन के लिए कर दें प्रोडक्ट में तो यह दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पहला नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमने क्या किया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं। तो हमने क्या किया, यहां तो हमारा रिएक्टेंट तो बैलेंस है लेकिन प्रोडक्ट बैलेंस्ड, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए किए क्या है कि 2 हमें 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो जाएगा क्या? दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बैलेंस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 का हमें यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का हमें यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ है, लेकिन हम जब यहाँ करेंगे तो चूंकि हम ध्यान देते हैं, एक बात यहाँ आपको जाननी होगी कि H2 और 2H यहाँ दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ H2 एंड 2H? यहाँ जो H2 है, यहाँ H2 यानी हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है, और यहाँ जो है 2H है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एक ही एटम है लेकिन मॉलिक्यूल इसके कितने हैं? 2। बात समझ में आ रही है? तो हम निर्माणकर्ता नहीं है। एटम्स की एटॉमिसिटी थ्योरी यह कहती है कि एटम्स की जो थ्योरी होती है, एटम्स कंजर्वेशन की थ्योरी, कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी
तो एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम मॉलिक्यूल्स के एज लाइक मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पोर्शन बढ़ा दिए, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स तो बढ़ा सकते हैं ना, एटम्स का हमारा कंजर्वेशन है, मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे 2 बन जाए 2, बैलेंस्ड हो गया। समझ में आया? नहीं। चलो फिर हम इसे दिखाते हैं। हमने यहां लिखा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, बना हमारा H2O। तो अभी तो ये इधर हाइड्रोजन के यहाँ 2 4 हो गया, लेकिन अभी एक लाइन और था यहाँ, इसके बाद अभी बैलेंसिंग करनी थी। तो यहाँ हम एक लाइन और इसका प्रोसेस देख ले, फिर हम इसको डायरेक्ट बैलेंस करना सिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे, तो यहाँ तो हम देख लिए कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन यहाँ अनबैलेंस्ड है। तो हम यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ दे देंगे, क्योंकि जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो नीचे भी तो नहीं, रीजन यहाँ ये है कि यह पूरा मॉलिक्यूल एक साथ है और यहाँ यह हाइड्रोजन अकेले है, तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर ये डायरेक्ट फॉर्म आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लॉन्ग फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं। ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है, कोई दिक्कत? हमें यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हमें यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 करना होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस हम करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमें मॉलिक्यूल से ही हम बढ़ा सकते हैं, एटम्स बढ़ा नहीं सकते। तो हम मॉलिक्यूल्स अगर हम यहाँ बढ़ाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स इज जस्ट इस मॉलिक्यूल, इस जो कंपाउंड है इसके आगे हम लिख देंगे। या जब कंपाउंड के आगे लिखते हैं तो यह हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे 2 2 जा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। तो यहां तो हो गया हाइड्रोजन 4, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 है क्या ना, यहाँ हाइड्रोजन अभी भी 2 की कमी है। तो क्या हम एटम बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो मॉलिक्यूल्स हम बढ़ा सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको 2 मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी। तो दैट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और विच इज रिप्रेजेंट हियर। तो ये लॉन्ग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। कल हम बैलेंसिंग के और सारे टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, बैलेंस किए हुए, और भी अगली क्लास में। काट दो, नहीं हो रहा है तो इंफॉर्मेशन कन्वेज्ड बाय अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। हम किसी केमिकल इक्वेशन को अगर देखते हैं तो उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो द नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी कि वे कौन कौन से रिएक्टेंट है और कौन कौन से प्रोडक्ट, उनके नेम पता चल जाएंगे। द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फार्मूले भी हमें पता चल जाएंगे। द रिलेटिव अमाउंट इन मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस्ड, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि मोल काउंटिंग हमने पढ़ी थी, जिसको एवोगाड्रो नंबर की हेल्प से हम लोग निकालते थे। तो वो जो मोल हमें फार्म करना है, वो भी हम इस रिएक्टेंट की हेल्प से इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमें वो पता चल सकता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हमें फिजिकल स्टेट पता चल सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस में है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो सॉलिड बना है। तो ये इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमें किसी केमिकल रिएक्शन बताता है। हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट चेंज हो रही है कि नहीं, वो ठंडा हो रहा है, वो कोल्ड हो रहा है कि हीट हो रहा है, इससे भी अभी हमें रिएक्शन के थ्रू पता चल जाता है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ऐसे ही लाइक चूना समझ लो, चूना हम ले लेते हैं और उसे जब हम वाटर के साथ सोल्यूबल करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो हमें रिएक्शन से पता चल जाता है कि हीट वो प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। जैसे यूरिया हो गया, यूरिया को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं।
ऐसे ही एसीटोन वगैरह जब हम जैसे एज लाइक ऐसे समझ लो कि सैनिटाइजर्स जो होते हैं उसमें अल्कोहल मिले होते हैं, जब हम उसे हाथ पे लगाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है ना, जब वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, तो वो हीट चेंज का भी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है, हीट चेंज का भी मिलता है। द स्पेसिफिक कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शन, और वो स्पेसिफिक कंडीशन पता चलती है कि क्या कंडीशन है जिससे कोई रिएक्शन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन कराना है तो हमें सनलाइट की जरूरत होगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए सनलाइट चाहिए। हमें कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराना है, जब हम इसको डिकम्पोज करना है तो हमें हीट चाहिए, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन होगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में हीट नहीं हम प्रोड्यूस कराएंगे, हीट नहीं देंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है। इसका भी पता हमें, इसका भी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन के थ्रू पता चलता है। अब हमें पढ़ने हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्ट वैल्यूएबल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पढ़ना है। टोटल 8 टाइप्स के यहाँ पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सिक्स एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेवंथ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और एट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टोटल तुम्हारे सिलेबस में ये 8 रिएक्शन है, और ऑल ओवर क्लास 10th में जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे वो इन्हीं 8 में इंक्लूडेड करके पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के किसी भी टर्म से दिया गया हो या किसी भी चैप्टर से इंक्लूडेड हो। बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट रिएक्शन या रिएक्शन इन व्हिच 2 or more than 2 reactants combined with each other to form one product are called combination reaction. That type of reaction where 2 or more than 2 reactants combined with each other and formed only single product, that is known as combination reaction. Example, Mg को हमने O2 के साथ रिएक्ट कराया है तो हमारा MgO बना है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ, हम यहाँ एक सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। आफ्टर देन यू विल बी राइट दिस केमिकल इक्वेशन, उसके बाद हम ये केमिकल इक्वेशन राइट कर लेंगे। उससे हमारी होगी क्या कि हम एक लाइन और एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये यस क्या है, यस जी क्या है, ये फिजिकल स्टेट बता रहे हैं कि वो फिजिकल स्टेट में किस टाइप में है, ये सॉलिड है, गैस में है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में। ये 2 क्या है, इसे बैलेंस किया गया है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें बैलेंस करने के लिए हमने इसको यूज किया है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइंड हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर कोई तुमसे पूछता है तो इन सिंपलर लैंग्वेजेस ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन 2 or more than 2 reactant combined with each other, react with each other, form single compound, single product, single product form होता है, that is known as combination। ठीक उसका अपोजिट डीकंपोजिशन रिएक्शन है। व्हाट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन? अ डीकंपोजिशन रिएक्शन can be defined as a chemical reaction in which one reactant breaks down 2 or more than 2 or more products. Decomposition reaction, when anyone asks to what is the decomposition reaction, then you will be reply वो क्या दोगे कि when या that reaction in which a single reactant breaks or decomposes। वहां ध्यान देना, when ये इसकी डिफिनेशन के हिसाब से हम अपने हिसाब से एक डिफिनेशन यहाँ बना सकते हैं कि when they are that type of reaction in which a single reactant breaks की जगह हम यहाँ यूज कर सकते हैं decompose into 2 or more than products is known as decomposition reaction। अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट है, और वो जब हम उसे हीट किए हैं, दैट सिंबल्स इज डिनोट दैट हीट। ऐसे सिंबल अगर हमें कहीं देखने को मिलते हैं रिएक्शन में तो वो हीट होते हैं। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में वो क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। यहाँ ये है लेड नाइट्रेट जो है, यहाँ लेड ऑक्साइड और NO2 और प्लस ऑक्सीजन में ये क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। बात करते हैं डिकम्पोजिशन की।
डिकम्पोजिशन आर 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन विच रिएक्ट आउट ऑफ द हीटिंग। वैसे में जो इसका रिएक्शन हीटिंग के थ्रू होता है उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, that type of reaction in which happened by the sunlight। सनलाइट में अगर वो रिएक्शन हैपन होता है, घटित होता है, रिएक्ट करता है तो उसे हम फोटोकेमिकल बोलते हैं। एज लाइक डिनोटेड एज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये फोटोकेमिकल रिएक्शन दिया गया है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प ली जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाटर का यहाँ हम लिए हैं। वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलिटिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह जो है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल दिखा सकते हैं। और ये H2 + O2 में क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं। A chemical reaction in which a highly reactive species displace out of a less reactive element from its solution is called displacement। यहाँ स्पीसीज के जगह हम कंपाउंड भी लिख सकते हैं और एलिमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये स्पीसीज के जगह आप एलिमेंट भी एलिमेंट A chemical reaction in which the highly reactive element displace out of a less reactive element from its solution is called displacement reaction। अब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। आप रन 30 क्लासेस के उस पे जाइए और वहां जाकर के शॉर्ट्स में जब सर्च करेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अब यहां हम देखेंगे Fe जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और CuSO4 का सॉल्यूशन में Cu क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन है। तो यह इसे क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। देखिए यहां डिस्प्लेस किया है, Fe डिस्प्लेस करके Cu की जगह FeSO4 में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही AgNO3 और Cu की मैं बात करता हूं तो Cu हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट Ag को क्या किया है? यहां डिस्प्लेस कर दिया है और Ag के जगह खुद अपना पोजीशन ले लिया है। तो वहां हो गया है CuNO3। Fe जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और यहाँ H2O में H2 क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यह Fe यहाँ H2 से उसे डिस्प्लेस किया है और यहाँ Fe2O3 बन गया है और H2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज देयर आयन इट्स फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। कह रहा है कि ऐसे आयंस जो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां अगर हम ध्यान देंगे तो यहां Na2 का डिस्प्लेसमेंट BaCl2 के साथ हुआ है, Ba के साथ हुआ है और Ba डिस्प्लेस होकर के SO4 के साथ आ गया है। यहां हम पहले Na को ध्यान देंगे। Na जो है यहां डिस्प्लेस होकर के Cl के साथ आया है तो यह फॉर्म किया है NaCl। और यहाँ SO4 जो है, SO4 का डिस्प्लेसमेंट जैसे ही Na यहां से बाहर हुआ है BaSO4 के साथ आ गया है BaSO4। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? यहां एक टाइम हो रहा था Fe का सिर्फ Cu के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ, Cu के साथ कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म हो रहा था, तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यहां हम देख रहे हैं कि NaCl2 के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है और BaSO4 के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे। अब यहाँ हम ध्यान देंगे AgNO3 और NaCl का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ Na डिस्प्लेस होकर के NO3 के साथ कंपाउंड बना रहा है और यहाँ AgCl के साथ कंपाउंड बना रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरो डिनोट कर रहा है ये प्रिसिपिटेट का एरो होता है, इसे प्रिसिपिटेट कहा जाता है। ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है।
जैसे जब हम सोशल एग्जांपल के तौर पर हम आपकी बात कर रहे हैं, जैसे हम जब पनीर बनाते हैं तो पनीर से पनीर को हम बाहर कर लेते हैं और उसका जो पानी एक्सट्रैक्ट बचता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट। वो उसका प्रिसिपिटेट वाला हिस्सा हो जाता है। तो ऐसे ही ये प्रिसिपिटेट, कि हमें हमको प्रिसिपिटेट रिएक्शन पढ़ना भी है। यहाँ पोटेशियम डिस्प्लेस करके NO3 के साथ रिएक्शन किया है और यहाँ फास्फोरस जो है आयोडीन के साथ। तो यहाँ लेड है, ये फास्फोरस नहीं है, पीवी है, लेड है। लेड जो है आयोडीन के साथ लेड ऑक्साइड बनाया है और यहाँ के NO3। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। बात करते हैं इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक की। इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन। अगर हीट एब्जॉर्ब्ड होता है तो हम उसे इंडोथर्मिक बोलते हैं, इंडोथर्मिक। और जब हीट जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, एग्जिट होता है, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा। यहां हम देख रहे हैं हीट और लाइट क्या है? रिलीज हो रहे हैं। रेसिपिरेशन भी एक इसका एग्जांपल होता है। रेसिपिरेशन में ग्लूकोज जो हमारा बनता है C6H12O6, हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में जब हम रेसिपिरेशन की सिस्टम के थ्रू हम ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग का सिस्टम चलता है। और जब रेसिपिरेशन का सिस्टम होता है तो उसके बाद ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेसिपिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यस, रेसिपिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग द डाइजेशन वी फूड ब्रोकन डाउन फ्रॉम द ग्लूकोज। वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है और जैसे ही हम जब रेसिपिरेट करते हैं हम, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं? अपने नोजल के थ्रू इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और रेसिपिरेशन की जब सिस्टम होती है तो वहां जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट वाटर और प्लस एनर्जी फॉर्म करता है। तो रेसिपिरेशन भी एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं? ऐसे ही हम मेथेन गैस है, मेथेन गैस नॉर्मली जैसे हम लोग LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं, ऐसे ही मेथेन गैस भी आती है। उसको जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद उसमें से फ्लेम निकलता है ब्लैक कलर का वो जो है गैस निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें वाटर बनता है और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम LPG को जब जलाते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, तो उसमें भी कुछ मात्रा में मेथेन की पाई जाती है। तो वो जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम भी बाहर निकलता है और लाइट और एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है? इंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन होने के लिए हमें एनर्जी लेनी पड़ती है, हमको वहां एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी यह पॉसिबल नहीं है। हमको एनर्जी लेने के बाद रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा मिलता है, यानी इन द रिएक्शन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट जो है टू कंप्लीट द रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें रिएक्टेंट में हीट की जरूरत होती है और इसमें प्रोडक्ट के रूप में एक्सोथर्मिक में एग्जर्ट होते हैं। प्रोडक्ट के रूप में हीट और एनर्जी जो होती है एग्जर्ट होती है। तो यहाँ जैसे BaOH का होल ट्वाइस है और वो अमोनियम क्लोराइड है, उसके साथ जब यह रिएक्शन किया है तो रिएक्शन के लिए जब हम इसको हीट किए हैं तो ये BaCl2 अमोनिया प्लस वाटर फॉर्म किया है। विदाउट हीट दैट दिस रिएक्शन वाज नॉट हैपेंड। यह हीट अगर नहीं देंगे तो यह रिएक्शन होगा नहीं, इसको एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, जो रिलीज करते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं। यहां हम देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा रिएक्शन हो जाए, तो विदाउट एनर्जी यह पॉसिबल नहीं है। तो हम एनर्जी के लिए इसको क्या करते हैं? सनलाइट में ले जाकर के कुछ देर रखेंगे तो वह सोलर एनर्जी से फोटॉन्स को एक्सेप्ट करके वो हीट प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो रिएक्शन होकर के Ag अलग और Br अलग हो जाते हैं, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। प्रिसिपिटेट रिएक्शन की बात करते हैं। प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होते हैं? In the reaction in which an insoluble substance formed is called the precipitate reaction and the insoluble substance is known as precipitate। जब भी कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन में कोई एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वैसे रिएक्शंस को प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं और जो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ NaCl और AgNO3 को लिया
तो यहाँ सोडियम नाइट्रेट जो है एक्वस के रूप में मिल गया, और सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, यह जो है हमारा क्या हो गया, प्रिसिपिटेट, वो इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल के तौर पर हम इसे अलग निकालेंगे। तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन में हमेशा, जैसे यहाँ हम कुछ रिएक्शंस देख रहे थे, इसमें ये सारे प्रिसिपिटेट है, ये सॉलिड फॉर्म में हमें अलग मिल जाएंगे। इसे नीचे वाले यहाँ ऐसे अगर कहीं सिंबल दिखाया गया हो डाउन में, तो इसे हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं, और यही सिंबल अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ दिखाएं तो ये जो होता है गैस होता है, और ये एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकल जाता है, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनकी यह भी क्वालिटी होती है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं हो गया, आसानी से इन्हें हम क्या करते हैं, एज अ प्रिसिपिटेट बाहर कर लेते हैं। सोशल एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर के साथ साथ उसका पानी भी होता है। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल फिल्टर से उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पनीर अलग हो जाता है, और उसका प्रिसिपिटेट जो उसका पानी होता है, जिसे पनीर का पानी बोला जाता है, वो अलग हो जाता है। सेम ऐसे ही आप इसे समझें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, इट्स फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस, वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। जब भी ये इस बात का हम केयर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस का है, जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो वहां व्हेन an acid react with base, whenever an acid react with base, it's form a neutral substance and water, that is known as neutralization reaction, और that neutral substance is known as salt। उस न्यूट्रलाइजेशन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा हमने लिया है, हमने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो यहाँ हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ है। ये हीट प्रोड्यूस हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। ऑक्सीडेशन के बारे में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का कुछ लेना देना है। ऑक्सीडेशन ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता हो या रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, उससे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज एड आर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दे रखा है, Cu+O2 को हम गर्म किए हैं तो क्या बना है, CuO, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराए हैं, तो रिएक्ट कराने के बाद हमारा कॉपर ऑक्साइड बना है। तो यह जो है ऑक्सीजन हम देख रहे हैं, क्या यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड है? नहीं, लेकिन यहाँ ऐड हो गया है कॉपर के साथ, तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, तो हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या होते हैं या उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलते हैं? एनी सब्सटेंस इन विच एड्स ऑक्सीजन आर हेल्प टू रिमूव द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड होता है और नहीं तो वो हेल्प करता है हाइड्रोजन को रिमूव करने में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कॉपर में आकर के यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो यहाँ कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक अपोजिट होता है रिडक्शन, यानी इसमें रिडक्ट होता है, बाहर निकलता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें बस रिमूव ऑक्सीजन को ही करता है। ऑक्सीजन को ही हम ऐसे एज समझ सकते हैं कि इन दोनों में से दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो रिमूव ऑक्सीजन होगा और नहीं तो ऐड हाइड्रोजन होगा। ऐसे में ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऐसा कोई प्रोसेस होता है, तो उसमें हम बोलते हैं यह क्या है, रिडक्शन है। हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ हाइड्रोजन इसे क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ऑक्सीजन यहाँ क्यूप्रस से हट गया है, तो यह कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्ट हो रहा है, यहाँ देखो ऑक्सीजन हट गया है ना, तो यह रिडक्शन रिएक्शन है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वे एजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं या रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को या एंड
और ऐड करते हैं किसको, हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल CuO और C का लिया है, यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो यहाँ जो कार्बन हो जाएगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। FeO में CO से यहाँ Fe से O कौन सा रिमूव कर रहा है, CO रिमूव कर रहा है, तो यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ वर्क करेगा। हम इसे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स पर भी जान सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो वो होता है रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो वो होता है ऑक्सीडेंस। और जो कराते हैं वो ऑक्सीडेंट कहलाते हैं, और रिडक्शन में जो कहलाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंस कहलाते हैं। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट इन वन रिएक्शन, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें यह दोनों के दोनों क्या हो, दोनों के दोनों ही रिएक्शन पार्ट लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो रेडॉक्स दो टर्म को मिलाकर के बना है। ध्यान से हम देखें तो री फॉर रिडक्शन और ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यानी दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ आकर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दोनों होते हैं, एक ऑक्सीजन को रिमूव भी करेगा और दूसरा एक्सेप्ट भी करेगा। ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, वो एक दूसरे को रिलीज करके कंपाउंड बनाएंगे। जैसा कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन में देखे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक से ऑक्सीजन निकलेगा तो दूसरा ऑक्सीजन गेन भी तो करेगा, एक से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो दूसरा हाइड्रोजन को ऐड भी तो करेगा। दोनों रिएक्शन एक ही साथ होते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ अलग है, कॉपर अलग है, और यहाँ आकर के वो कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, किसी के साथ रिमूव नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जिनमें यह दोनों प्रोसेस आकर करते हैं तो वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है हमारे एवरीडे लाइफ में ऐसा होता है क्या कुछ? तो बिल्कुल ऐसा होता है। इस प्रोसेस का एक प्रोसेस का नाम है रेंसिडिटी। ऑक्सीजन का ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन का होना हमारे डेली लाइफ में भी होता है क्या? हाँ, उसका एक प्रोसेस है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, अगर कोई फूड मटेरियल जो फैट और ऑयल कंटेन किया हुआ है, व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम बिकम रैंसिड, अगर हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अचीव कर लेते हैं और उनसे एक तरह की बैड स्मेल आने लगती है, उनके टेस्ट में चेंज हो जाता है। जैसे चिप्स की हम बात करते हैं, चिप्स के पैकेट में हम चिप्स के पैकेट को एक काम करें, आप घर पे जाएं, चिप्स का पैकेट लें और उसे फाड़ के छोड़ दें। अगर आप तुरंत खा लेते हैं तो उसके स्वाद में, टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन आप उसे 1 घंटे 2 घंटे या 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो जितना ज्यादा देर तक छोड़ेंगे उसके स्वाद में चेंजिंग आती चली जाएगी और वो रैंसिड होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अचीव कर लेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। उसमें फैट होते हैं और उसमें आयंस से वो तले गए होते हैं, तो वो आयंस के साथ मिलकर के वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से वो कंसीव कर लेते हैं और वो रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनसे स्मेल आने लगती है, उनके टेस्ट में भी चेंजिंग आ जाती है। तो इससे क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या इसे हम बचा सकते हैं ऐसे चीजों को जो फैटी होते हैं या जिनमें आयल मिले होते हैं? बिल्कुल इसे बचाया जा सकता है। इसमें इसको बचाने के लिए, प्रिवेंटेशन के लिए, रैंसिड से प्रिवेंटेशन के लिए हम नीचे दिए गए 3 चीजों का आसानी से यूज किया जा सकता है, और भी हैं लेकिन ये 3 मेन है। हम उसमें यूज कर सकते हैं BHN का। BHN एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है, अगर हम उसमें मिला दें ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनीसेड सॉल्ट, आराम से आप पढ़ेंगे, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सेन सोल, BHN का आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो BHT का यूज कर सकते हैं। BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन, इन दोनों केमिकल सब्सटेंस को अगर हम उसमें मिला दें तो उसका प्रिवेंट हो सकता है। जैसे हम केचप वगैरह जब खाते हैं, किसान केचप हो या और भी जो केचप होते हैं, तो अगर हम उन्हें खोल भी दें तो वो जल्दी
खराब नहीं होते हैं उनके प्रिवेंटेशन के लिए हम इन सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, उनमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो और वो जल्दी खराब ना हो। उसके लिए हम प्रिवेंटेशन के लिए इन दोनों मटेरियल्स का यूज कर देते हैं। जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, आखिर में वो इतने फूले क्यों होते हैं? चिप्स तो कम होता है लेकिन उतना ज्यादा उसमें गैस भरा होता है, तो वो कौन सी गैस होती है? तो यूजुअली चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, वो नाइट्रोजन गैस से फ्लश्ड की गई होती है। इसके जगह हम इनर्ट कोई गैस अनदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस आसानी से अवेलेबल है। हम उसमें जब उसको डाल देते हैं तो वह अगर इन केस अगर उसमें कोई मॉइस्चराइजर होगा भी तो नाइट्रोजन उसके साथ, उस मॉइस्चराइजर के साथ, उस ऑक्सीजन के साथ, उस ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्ट करके उसे कंट्रोल कर लेता है और वो चिप्स बहुत अधिक दिनों तक अगर नाइट्रोजन गैस अवेलेबल रहेगा तो सुरक्षित बने रहेंगे। अब बात करते हैं कोरोजन की। यह तो हमारे वो मटेरियल्स हो गए एवरीडे लाइफ के जिनमें फैट और आयल्स मिले हुए होते हैं। अब हम मेटल्स की बात करते हैं। द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स भी तो डिग्रेड होते हैं, अगर हम जैसे लोहे वगैरह को पानी में छोड़ देते हैं या किसी मेटल्स को इधर छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करके वो कोरोज्ड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। तो द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चराइजर ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द कोरोजन। कोई भी मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आने के बाद उनका कोरोजन हो जाता है। एयर के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, मॉइस्चराइजर मतलब ह्यूमिडिटी, नमी, पानी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, वे क्षरण होने लगते हैं। हम नॉर्मल तौर की भाषा में हम कहते हैं कि इसे जंग लग गया है, जैसे लोहे पर जंग लगती है, तो वो एक्चुअल में मेटल्स जो होते हैं कोरोज्ड हो जाते हैं। एग्जांपल एक छोटा सा हम ले लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। हमने ये लोहा लिया है, हमारा ये लोहा है और ये ऑक्सीजन हो गया और उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो अवेलेबल ही है, अगर उसमें पानी भी पड़ जाता है तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है और इसे ही हम रस्ट बोलते हैं, जो कि हल्का ब्राउन कलर का होता है। और जब हम लोहे की परत को, किसी नॉर्मल लोहे को अगर हम कुछ दिनों तक मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो हमें ये रस्ट देखने को मिलता है और उस रस्ट का केमिकल फार्मूला आज आपके सामने है। फेरस है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में था ही वो, और ह्यूमिडिटी, बारिश के समय थोड़ा बहुत पानी भी पड़ गया, उस पे नहीं भी पड़ा, मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा है, मॉइस्चराइजिंग जैसे इस समय है, इस समय लोहे को जो होता है ठंड में घर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि लोहे पर रस्टिंग का प्रोसेस ज्यादा होता है और उस समय ईंट का जो हमारी छड़ें होती हैं वो छड़ पर रस्ट जम जाता है और उसका वेट बढ़ जाता है। इसीलिए ठंड के टाइम में घर कम बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम किया जाता है, इसका यही रीजन है। इसके भी रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रिवेंटेशन के लिए कुछ किया जा सकता है क्या, जिससे हम इसके रस्ट को बचा सकें? बिल्कुल किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, बाई पेंटिंग आयरन को क्या कर दें, पेंट कर दें। पेंट कर देंगे वो रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उस पे एक लेयर बन जाएगी, उस पे एक लेयर बन जाएगी और उस लेयर पर जब भी ये मटेरियल्स ऑक्सीजन हो या वाटर हो, जब ये आएंगे तो उस लेयर पर उसके साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, हमारा रस्टिंग रुक जाएगा। बाई ग्रीसिंग और आयलिंग, अगर हम आयल और ग्रीस भी लगा देते हैं तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं ग्रीस और आयल्स के, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लोहे को रिएक्शन करने नहीं देते, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं करना होता, आराम से हमारा जो आयरन है वो रस्टिंग से बच जाता है। तीसरा है बाय द गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल्स ऑफ Fe ऑब्जेक्ट। Fe ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऐसा कर दें कि कोई ऐसा मेटल उसके ऊपर रख दें जो लोहे से पहले खुद ही रिएक्शन कर ले, तो लोहे को रिएक्शन करने से बच जाएगा और इससे भी रस्टिंग बच जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घरों में यूज किए जाने वाले बर्तन होते हैं, उन बर्तन पर एक लेयर चढ़ा दी गई होती है, और वो लेयर जैसे हम नॉर्मल अगर आप बात करें प्लास्टिक लेयर, तो आपने अक्सर ही देखा होगा, जो प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह आते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स पर एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा दिया जाता है और वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस से बच जाता है, ताकि अगर वो प्लास्टिक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा नहीं, जिसकी वजह से लोहा जो हमारा आयरन होता है वो रस्ट होने से
बच जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को जब हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, लेयर को कवरिंग करते हैं, यह कवरिंग कौन सा प्रोसेस कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मेटल्स, अदर मेटल के साथ ऑक्सीडेशन होता है, जैसे सिल्वर सल्फाइड के साथ होता है तो वो किस कलर में हो जाता है? ब्लैक में। अक्सर ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कॉपर कार्बोनेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्यूप्रस कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट में टर्मिनोलॉजी में बन जाता है। तो ये उसके कुछ रिएक्शन है जो मेटल्स के साथ होते हैं। सो वी कैन से दैट स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर। हम ऐसे कह सकते हैं कि एयर जो होता है धीरे धीरे करके मेटल्स को क्या करता है? ईट करता है। यह प्रोसेस ही कोरोजन होता है। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास रस्टिंग का है। रस्टिंग जब होता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 ये ईट करता